हेलो एवरीवन। आज सर आपका प्रयास टैक्सेशन टेस्ट 4 है जो कि जीएसटी फोकस्ड टेस्ट था। जीएसटी फोकस्ड पेपर आज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए सर इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A क्या था? चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आपको कंप्यूट करने की बातें किस चीज के लिए क्या है सर? टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब ये डेटा के थ्रू आपका एम क्या है, किस एम के लिए आप वर्क कर रहे हैं? तो सर आप टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना चाहते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया? मतलब सर आप पहले ये देखिए, आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना, आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है सर? वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इस एक्ट को समझिए कि इस एक्ट के तहत वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखो सर, इस एक्ट के तहत अगर आपको वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अंडर जीएसटी एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर अगर आप किसी भी सप्लाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी भी सप्लाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या होती है? या ट्रांजेक्शन वैल्यू टीवी एज पर सेक्शन 15 जिसको पढ़ा जाता है हम लोग। सर वैल्यू क्या होगी? वैल्यू डिक्लेयर्ड वैल्यू मानते हैं पहले तो, जो वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन वैल्यू इंक्लूड्स ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सर वैल्यू इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, या तो सर प्लस इंक्लूड होता है वैल्यू के अंदर सर एनी, सर इंक्लूड होता है एनी टैक्सेस, ड्यूटी और चार्ज अंडर एनी अदर लॉ। मतलब सर जीएसटी एक्ट के अलावा कहीं कोई और टैक्स लग रहा हो तो वो भी वैल्यू के पार्ट में इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल की बात तो आप लोग यहां करेंगे ही करेंगे। तो सर एग्जाम्पल मानते हैं कि मान लीजिए सर 1 लाख रुपए का कोई कमोडिटी है। सर इस कमोडिटी पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो सर अब इसकी वैल्यू आ गई ना 1,10,000 रुपए। तो जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेंगे तो सर हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब 1,10,000 रुपए। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब सर हम क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा 1,10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको लिखा इंक्लूड एनी, सॉरी 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 बच्चों, हमने यहाँ क्या लिखा? इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटी और चार्जेस अंडर एनी अदर लॉ। तो सर ये जो 10,000 रुपए यहाँ लग रहे हैं, ये एनी अदर लॉ के तहत लग रहे हैं। ये वाला 10,000 एक्साइज के कारण लग रहा है, ना कि जीएसटी के कारण लग रहा है। इसलिए 1,10,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दूसरी बात सर, इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सेलर ने बोला 1,10,000 रुपए, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद सर आपको ना थर्माकोल की स्पेशल पैकिंग चाहिए, बबल रैप। उसका सेलर ने 250 रुपए का चार्ज लगाया। आप डोर डिलीवरी चाहते हैं, फ्रेट के चार्जेस सेलर ने लगाए 1,250 रुपए के। तो ये सब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएंगे। और 12 यहाँ पे आ गया आपका ये 1,500 रुपए आ गया। तो सर यहाँ पे 1,11,500 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। क्यों सर? ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी आ गए और टैक्सेस, ड्यूटी एंड चार्जेस भी आ गए। अब सर इसमें एक बात और याद रखिएगा, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर ये जो वैल्यू दी है ना 1,00,000 रुपए, देखो थोड़ी सी बड़े बच्चों वाली बात बता रहे हैं आपको, समझ में आएगी तो समझ लीजिएगा। 1,00,000 रुपए की बात, अगर इसमें से पहले से इंक्लूड होता जीएसटी का पार्ट, मतलब मान लीजिए सर इस 1,00,000 रुपए में 9,000 रुपए जीएसटी का होता पहले से, तो सर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ने इस 9,000 रुपए जीएसटी को हटानी पड़ती और 91,000 ही रहती, प्लस अलग से ये सब फिगर्स जुड़ जाती। मतलब कहीं से भी इस वैल्यू में जीएसटी का पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा है टैक्सेस, ड्यूटीज एंड चार्जेस अंडर एनी अदर लॉ। जीएसटी के चार्जेस को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगेन जीएसटी के चार्जेस को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब सर तीसरी बात क्या आ गई? तीसरी चीज यहां पे आती है सर ग्रांट कह लीजिए सर, या तो फिर इसको क्या कहते हैं, ग्रांट कह लीजिए या सब्सिडी कह लीजिए। सब्सिडी, सब्सिडी और कौन सी सब्सिडी सर? ये भी असली बात है। सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस, लिंक टू द प्राइस वाली जो सब्सिडी होती है ना, अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी है तब तो सर उसको कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट ग्रांट यहां पे लिखा है वैसे, सॉरी,
ग्रांट और सब्सिडी वाली ये जो एडजस्टमेंट होती है, अगर ये आपको गवर्नमेंट से मिली है तब तो कुछ भी नहीं करते इसको, और अगर ये प्राइस में इंक्लूड है तो डिडक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर अदर पर्सन से मिली है तो ऑलवेज इंक्लूड इन प्राइस होता है, ऑलवेज इंक्लूड इन वैल्यू। अभी इस बात को हम समझाने के लिए एक अलग एग्जांपल लेते हैं। चलिए आइए, अलग एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके सर, आ गया एग्जांपल हमारा। सर एक सोचते हैं ये एरिया है गाजियाबाद का, और गाजियाबाद में बहुत से सेलर्स हैं, वो सोचते हैं कि हमको यहाँ पे ना अपना क्या करना है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज को, फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे इसको फर्टिलाइजर का हब बनाना है, ठीक। अब क्या हुआ, एक गवर्नमेंट क्या करती है, फर्टिलाइजर्स वालों को सब्सिडी देती है, आपको इतना तो पता होगा। अब ये एक पर्सन है जम्बू मिस्टर जम्बू है, ठीक है। जम्बू जी ने क्या किया, जम्बू जी पोटेशियम सोल्ड करते हैं फार्मर्स को, इनकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है फर्टिलाइजर्स, ये पोटेशियम सोल्ड करते हैं फार्मर्स को। अब क्या हुआ सर, ये जो पोटेशियम फार्मर को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम फार्मर को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस डाला कि भाई साहब 500 रुपए में हम सोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन इसको 500 रुपए में सोल्ड करना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं, ये वाह, 500 रुपए में ये बेचना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मर को एक्चुअल में देते कितने में है, मान लीजिए 300 रुपए में देते हैं। क्यों, यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी इनको आती है, गवर्नमेंट 200 रुपए की सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट 200 रुपए की सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसका इफेक्टिव प्राइस 300 रुपए ये फार्मर से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई ना सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो साहब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 300 रुपए मानी जाएगी, बिकॉज वैल्यू में से जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक। देखिए थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, ये सब्सिडी जो 150 रुपए मिली, अगर ये गवर्नमेंट से नहीं मिलती, अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिलती, किसी ट्रेड यूनियन से मिलती, तो किसी ट्रेड, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, किसी ट्रेड यूनियन से मिलती, मतलब मान लीजिए यहाँ पे है गाजियाबाद ट्रेड यूनियन, ये चाहती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए और लोग आके यहाँ पे फैक्ट्रियां लगवाएं, तो ये यहाँ पे लगी हुई फैक्ट्रियों को सब्सिडी दे रही है, और ये सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है, ये याद रखिएगा, ये सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है। पर किलो पे 200 रुपए की सब्सिडी अगर कोई ट्रेड यूनियन दे रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो नहीं दे रही है, कोई ट्रेड यूनियन दे रही है, तो सर इस पार्ट को वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं किया जाता, इस पार्ट को वैल्यू में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो 200 रुपए है ना आपका, ये सब्सिडी वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। इन्होंने फार्मर से कितने लिए, फार्मर से चार्ज किए 300 रुपए, ट्रेड यूनियन से सब्सिडी मिली 200 रुपए, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी पूरी की पूरी 500 रुपए। इज इट क्लियर, यस सर क्लियर है। चलो एक छोटी सी बात और आपको बता देते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट हो या कोई ट्रेड, गवर्नमेंट ही है, चलो अभी समझो गवर्नमेंट है यहाँ पे, ये आपको सब्सिडी दे रही है, वो प्राइस लिंक्ड नहीं दे रही है, मतलब इसके पहले क्या दे रही थी कि हर किलो पोटेशियम बेचने पे 200 रुपए प्रति किलोग्राम देती थी, लेकिन अब इसने कहा कि हम आपको ये दे देते हैं, ये एक मशीन है, इस मशीन को दे देते हैं एज अ सब्सिडी, सब्सिडी के तहत फ्री में मशीन दे देते हैं। तो सर ये सब्सिडी आपकी क्या प्राइस लिंक्ड है ना, अगर ये प्राइस लिंक्ड नहीं है तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर सर, क्लियर हो गया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। आप देखिए अब आपको क्या जानना था, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में आपको चीजें समझनी थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में आप चीजें समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लियर, यस सर क्लियर है। वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, 15 लाख रुपए की सर मशीन की वैल्यू है, 15 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है मशीन की। ओके, टैक्स इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड, ये चीजें आपकी इंक्लूड हैं, तो देखिए क्या इंक्लूड है, टैक्सेस, टैक्सेस इंक्लूड है अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। सर अगर टैक्सेस का पार्ट इंक्लूड है तो सर टैक्सेस का पार्ट तो इंक्लूड होता ही है, ये इंक्लूड है, इंक्लूड होना ही चाहिए, तो सर यहाँ पे तो नो ट्रीटमेंट, बिकॉज सब कुछ सही है, ठीक है। वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस, हमने क्या पढ़ा था, ऑल इंसिडेंटल चार्ज है ना, ये इंसिडेंटल चार्जेस हैं, सर इंसिडेंटल चार्ज इंक्लूड होने ही चाहिए, है ही, तो क्या यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट की नीड है, नहीं सर, जैसा होना चाहिए वैसा ही है,
तो सर यहाँ पे अगेन हम लिख देंगे नो ट्रीटमेंट कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन ऑफ प्लानिंग। मतलब क्या हुआ, मान ली प्लानिंग, ठीक है, इंस्टॉल करने के पहले आप किसी सप्लायर किसी कंसल्टेंट के पास चले गए, वो है मान लीजिए लेबर डिपार्टमेंट में आप किसी के पास गए या फिर किसी इंजीनियर के पास गए कि भाई फर्टिलाइजर का हमें प्रोडक्शन करना है, तो ये वाली मशीन क्या हम ले लें, और वो मशीन उसने बोला हाँ ले लीजिए, वो और मशीन रिकमेंड आपको कर दी, तो प्री इंस्टॉलेशन के पहले के कुछ चार्जेस अगर हैं वो प्राइस लिंक्ड हो गए टैक्सेबल सप्लाई से, चाहे वो कंसल्टेंसी जाके लिए हो या मशीन इंस्टॉल करने के लिए कोई फाउंडेशन बनवाए हो, इस तरीके के चार्जेस अक्सर पाए जाते हैं, तो उसको भी वैल्यू का पार्ट बना लिया जाता है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, ये जो 10,000 रुपीज है साहब, क्या हुआ, ये जो 10,000 रुपीज है ये इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड है ही, तो यहाँ पे नो ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी। टेस्टिंग चार्जेस, आपको टेस्ट करवाना है, मतलब फैक्ट आप चलो मशीन लेके आ रहे हैं, मशीन की कैपेसिटी पर मिनट क्या 1000 केजीज निकालने की है, इसके लिए हम टेस्ट कराना चाहते हैं, टेस्टिंग के कुछ चार्जेस लग गए सर, तो इंसिडेंटल चार्जेस है ना, इंसिडेंटल चार्जेस फॉर सप्लाई है, इंसिडेंटल चार्जेस फॉर सप्लाई है, तो सर क्या ये लगने चाहिए, हाँ लगने चाहिए, लगे हैं, हाँ लग गए, प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए, सर यहाँ लिखा है इंक्लूड है, तो ये भी हो गया नो ट्रीटमेंट, इंक्लूड होना चाहिए था और इंक्लूड ही है। उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस, ये भी इंक्लूड होना चाहिए था, इंक्लूड ही है, तो यहां तक नो ट्रीटमेंट जाएगा, जैसा हुआ है सब कुछ सही ही। अब सर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है अदर इंफॉर्मेशन, मतलब ये चीजें जो 1,50,000 रुपए वाली वैल्यू थी उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस 1,50,000 में इसको देखते हैं क्या लिखा है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। सर हमें पहली बात तो रिसीव किससे हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वैसे भी प्राइस का पार्ट नहीं बनती है। दूसरी बात सर ये बैकवर्ड रीजन में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिली थी, क्या ये सर मेरी प्राइस लिंक्ड है, क्या ये सब्सिडी मेरी प्राइस लिंक्ड है, तो नहीं ये मेरी सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है ही नहीं, तो इस चीज का भी सर कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। बात खत्म करते हैं, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ये फिगर को हम इग्नोर करके चलेंगे। दूसरी बात सर आपसे कह रही है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, एज लाइक मेरे एग्जांपल के थ्रू जो हमने पढ़ाया था आपको, ट्रेड यूनियन, ठीक, टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन टू रेसिपिएंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, थर्ड पार्टी फॉर टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन, मतलब फॉर टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन, मतलब क्या ये लग रहा है सर ये चीज तो सप्लाई से लिंक्ड है, सप्लाई से लिंक्ड है, मतलब डायरेक्टली आपकी सप्लाई से लिंक्ड है, मतलब प्राइस लिंक्ड है। अरे हमने कहा कि आपने ये कैलकुलेटेड टाइमली सप्लाई के असली 1,000 रुपए ले लो, तो वो 1,000 रुपए मेरी सप्लाई से प्राइस लिंक्ड हो गया ना, तो सर इसका मतलब मुझे किसी थर्ड पर्सन से, जो कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी सब्सिडी मिली तो वो मेरे वैल्यू का पार्ट बनती है, मतलब सर इसको हम इंक्लूड करेंगे अपने किसमें, 1,50,000 रुपए की वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। सर ट्रेड डिस्काउंट जो भी मिलते हैं वो मेरे वैल्यू से डिडक्ट होते हैं, इसलिए सर ये 1,50,000 में से माइनस होगा और इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर अभी हम एक बात बताते हैं आपको, गिव रीजन विथ सुटेबल एजम्पशन विथ वेयर नेसेसरी, तब हम इसका पार्ट बनाते हैं, तो सर आइए इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा उसको अगर हम देखें, तो सर 1,50,000 रुपए प्लस होगा मेरा ये 50,000 रुपए, ये प्लस 50,000 और माइनस जाएगा 24,000 डिस्काउंट का, तो अगर आप देखें कैलकुलेटर उठा लो बाबू, 15 लाख प्लस 50,000 माइनस 24,000 डेट इज 15,26,000 सर आंसर आना चाहिए था। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका, वैल्यू ऑफ सप्लाई सर आपकी आ जाएगी 15,26,000 रुपए। क्लियर है। अब सर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप क्या एडिशनल बताने वाले थे, ट्रेड डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट के बारे में आपको एक बात समझाते हैं। देखिए डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन, जो इस तरीके से भी नहीं समझते हैं आप डिस्काउंट को, समझिए एक डिस्काउंट होता है जो कि इनवॉइस में डिक्लेयर्ड होता है, इनवॉइस में ही है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब आपने इनवॉइस बनाई 10,000 रुपए, माइनस 2% डिस्काउंट कर दिया 20 रुपए, सर अब आपने जब 2% डिस्काउंट कर दिया 20 रुपए का, तो सर यहाँ पे आपने कितना बनाया 9,980 रुपए वैल्यू, तो ये वाला डिस्काउंट तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई था ना सर, ये वाला डिस्काउंट वैल्यू से डिडक्ट होता है। ठीक, ठीक है सर जी। अब क्या हुआ, एक दूसरा डिस्काउंट होता है, अगर आपने सप्लाई कर दी
और कहा कि एक मंथ के अंदर अगर आपने 1 मंथ के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%। और ये वाले डिस्काउंट के बारे में नोन था जब आपने ओरिजिनल इनवॉइस बनाई थी। ये पता था कि 2% डिस्काउंट एक महीने के अंदर पेमेंट करने पे मिल जाएगा, तो ये वाला भी डिस्काउंट वैल्यू से डिडक्ट होता है, वैल्यू से डिडक्ट होता है। और अगर कोई ऐसा डिस्काउंट है जो नहीं पता था वो बस डिडक्ट नहीं होता है। ठीक ठीक है सर जी। आइए इस क्वेश्चन में ये वाला जो ट्रेड डिस्काउंट है आपको एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर दिख रहा है साहब, ये वाला इनवॉइस के अंदर आपको दिख रहा है, सेपरेटली इनवॉइस दिख रहा है कि 24,000 रुपए भैया डिस्काउंट मिला है। तो एट द टाइम ऑफ इनवॉइस के इनवॉइस में दिख रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई है ना, ये एट टाइम ऑफ सप्लाई ये वाला डिस्काउंट था, तो सर डिडक्ट हो जाएगा। 15,26,000 आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। आइए आपको आंसर पढ़ा देते हैं। चलिए सर, ये रहा आपका सजेस्टेड आंसर का पीडीएफ, ये भी आपको मिल चुका होगा। बाबू एक बात आपको बताता हूँ, ये टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए मेनली है, प्रिपरेशन के लिए मेनली है, तो आप इसको सीरियसली अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते हो ना, कम से कम ये वीडियोस जरूर कर लीजिएगा सारे टेस्ट के, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप देगा। एंड बहुत से बच्चे जिन्होंने टेस्ट नंबर 5 में अपना इवेल्युएशन करवाना चाहा है, जैसे हमने 199 के चार्जेस रखे हैं, टेस्ट नंबर 5 देते हैं, उनकी कॉपियां भी हम चेक करते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके उनको रिव्यूज भी देते हैं। तो जिन्होंने टेस्ट नंबर 5 चेक कराया है, इसमें से इसमें क्या है कि एक सेकेंड, इसमें क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब सीरियस हो चुके हैं टुवर्ड्स स्टडी। मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 5 की कॉपियां देख देख के मुझे समझ में आ गया। तो अगर आप अभी एक इस समय देख रहे हो तो अब आप भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अब सीरियस हो चुके हैं। आज की अगर हम 15 दिन पहले या समझ लो 1 मंथ बिफोर की बात करें, कोई सीरियस नहीं था, बट अब मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस हो चुके हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप भी अपनी स्टडी के टुवर्ड्स सीरियस हो जाइए। और टेस्ट नंबर 5 अभी जब आपको तो सेल्फ इवेल्युएशन है, आप लोग जब दोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें सारे क्वेश्चंस न्यू प्लस अमेंडेड ही हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर लेंगे हम वहां पे। चलिए आइए सर सॉल्यूशन करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन 15 लाख की थी ही, टैक्सेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था, नो एडजस्टमेंट आपको पढ़ा दिया गया है। वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस जो भी हैं, ये नो एडजस्टमेंट क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिंग अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड रीजन, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉशन लिख लेना है। क्योंकि होता क्या है, जब रिवाइज करते हैं ना तो लिखते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी डिडक्ट होती है। भाई क्यों होगी डिडक्ट? राइट जनरल प्रोविजन 15(2)(e), हेंस सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेबल। भाई 1,50,000 रुपए में क्या ये वैल्यू इंक्लूड है जो आप डिडक्ट करोगे? नहीं है ना सर, तो आप क्यों इस वैल्यू को हटाएंगे? तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी हमेशा नहीं डिडक्ट होती है, पहले चेक तो करो कि वो इंक्लूड भी थी या नहीं। ठीक है? हाँ सर जी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन टू रिसिपिएंट, ये चूंकि टाइमली सप्लाई से, टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक थी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राइस लिंक्ड है, ये प्राइस लिंक्ड भी है। तो 50,000 रुपए आपका ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से नहीं मिली है। तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इन सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस हेंस एडेड। देखो कुछ वर्ड है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये आपका लॉ का वर्ड है, आपको लिखना पड़ेगा। प्राइस लिंक्ड टू इनवॉइस, प्राइस लिंक्ड टू सप्लाई, सॉरी प्राइस लिंक्ड टू सप्लाई, ये अगर सब्सिडी, ये सब वर्ड्स जो है ना, ये आपके लॉ के वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हीं वर्ड्स का हम भी यूज ज्यादा करते हैं, आपको रेडी हो जाए। सर ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस, सेपरेटली इन इनवॉइस के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो डिडक्ट होता है, तो 24,000 रुपए यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई है कितनी? 15,26,000 रुपए। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। ये क्वेश्चन इजी था, हाँ सर इजी है, इसके नोट्स भी आप देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पीडीएफ पे। सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B में, कहा है मेसर्स XYZ लिमिटेड हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 54,000 IGST ड्यूरिंग फरवरी 2020 ऑन अ पर्टिकुलर परचेज। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे बनाए तो मेसर्स XYZ ने क्या किया है, आईटीसी ले लिया है, कितने का? 54,000 रुपीज का आईटीसी ले लिया फैब के मंथ में। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द एबव परचेज, इस परचेज के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, इंडिकेट दैट जीएसटी पेड टू द सप्लायर इज 45,000।
अब क्या पता चल रहा है कि इसके लिए जो जीएसटी पे किया था ना वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 ही पे किया था। चलिए सर ये बात भी पता चल गई कि इसके लिए जो जीएसटी पे किया था वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज ही जीएसटी सप्लायर को पे किया था। ठीक है सर, 45,000 रुपीज जीएसटी सप्लायर को पे किया था। आगे देखते हैं, एज बिल रिसिव, बिल भी आपको 45,000 जीएसटी का मिला है। जीएसटीआर 1 अपलोडेड बाय द सप्लायर फॉर द एबव सप्लाई इंडिकेट्स 45,000 एज टैक्स पेड। अब मान लीजिए इन्होंने मिस्टर एस से जो सप्लाई ली थी, अब मिस्टर एस ने क्या किया, मिस्टर एस अपना GSTR1 डालते हैं। तो होता क्या है कि जब सप्लायर, ये जो सप्लायर होता है ना, ये सप्लायर अपना GSTR1 डालता है, तो सप्लायर अपनी ज्यादा सारी सप्लाइयों के बारे में डालेगा। तो GSTR1 में सप्लायर ने दिखा दिया कि भैया हम तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स 45,000 रुपए कलेक्ट किए हैं। किससे? XYZ से हमने सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। अभी हम आपको सॉल्यूशन नहीं क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, तो GSTR1 अपलोडेड बाय द सप्लायर, मतलब इन्होंने मिस्टर एस ने GSTR1 अपलोड किया है फॉर द एबव सप्लाई, इंडिकेट किया कि 45,000 रुपए टैक्स पे हुआ है। ठीक है सर, एग्जामिन एज पर द प्रोविजन व्हाट वैल्यू शैल बी अपडेटेड इन द लेजर्स मेंटेन्ड ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के लेजर्स में क्या जाएगा? ऑन कॉमन पोर्टल के तहत। सर अब ये क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ICAI का ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी देखिए, आइए हम सॉल्यूशन आपको पढ़ाते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सॉल्यूशन में आ गए सर। सॉल्यूशन 1 भी देखिए, मेसर्स XYZ लिमिटेड हैव अकाउंटेड एंड पेड 45,000 रुपीज। XYZ ने ITC कितने का लिया था सर? 54,000 का, लेकिन एक्चुअल में पे कितना किया था, पेड कितना किया था सर? 45,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एज IGST टू द सप्लायर कंसर्न, हाउएवर अवेलमेंट ऑफ ITC हैज बीन मेड फॉर 54,000। क्या बात लिखी इन्होंने? 45,000 रुपए पे तो की हैं, लेकिन ITC 54,000 रुपए 54,000 रुपीज का ले लिया। ओके, सही बात है। अभी तक केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन की बात में यहाँ रीराइट कर दिया गया। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं बात। एज पर सेक्शन 949(2) of CGST Act 2017, the input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger in accordance with section 41 to be maintained in such a manner as may be prescribed। अब आइए यहाँ पे, जो द ITC होता है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, ये सेल्फ असेस इन रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन है। मतलब XYZ जब ITC ले रहा है तो ये 54,000 ले रहा है, तो ठीक है, ये सेल्फ असेस्ड होना चाहिए। इन्होंने खुद ने कह दिया कि भैया मेरा ITC 54,000 रुपया बनता है। ठीक, एंड शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो भैया जब इन्होंने खुद ने बोला कि मेरा सेल्फ असेस्ड है, पहली बात देखो 49(2) क्या कह रहा है कि ITC जो आप लेते हैं वो सेल्फ असेस्ड होना चाहिए। तो ये इन्होंने बोल दिया कि 54,000 है, और ये जो इन्होंने खुद किया है ना, शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो कॉमन पोर्टल इनके अकाउंट में 54,000 रुपए क्रेडिट कर देगा। सर जो आप बोलेंगे ना सर ये तो था 45 ही 54 क्यों, ये सब चीजें बाद में होता है। आपने तो सुना है ना बाबू, नोटिस भी तो आती है, कुछ गलत कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कि कॉमन पोर्टल पे अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, तो 54,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 टू बी मेंटेन्ड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब आपके मन में क्या विचार आते हैं, सर 45,000 करो ना, क्योंकि इसने 45,000 ही पे किया है। लेकिन अगेन ITC सेल्फ असेस्ड अगर कह रहा है 54,000, तो कॉमन पोर्टल 54,000 उनके क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कॉमन पोर्टल 54,000 रुपए डाल देगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात है। तो यार अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना डिपार्टमेंट नोटिस भी तो भेजता है बाद में। बट आपका क्वेश्चन ये नहीं था क्या सही है क्या गलत है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितने पैसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 54,000 रुपए जाएंगे। अभी आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मिस्टर्स XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में shall be updated with the value of 54,000 as per self assessed return to be filed for February 2020 through the input tax credit shown by the supply is only 45,000। अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको पता है ना, मैचिंग होती है। आपने जितना ITC ले लिया है, सप्लायर ने, सप्लायर है आपका, सप्लायर के GSTR1 में उससे मैच किया जाता है। तो यहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके 54,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा
ऑल्दो की GSTR 1 में जो आपका सप्लायर है वो 45,000 रुपए ही दिख रहा हो, फिर भी आपको सेल्फ असेस्ड बेसिस पे 54,000 रुपए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सर ये मैचिंग तो नहीं होगी? हाँ, मिसमैच कर जाएगा। जो चीजें होंगी वो कॉन्सिक्वेंसेस तो आगे के होंगे, बट आपसे क्वेश्चन क्या था, अभी कितना क्रेडिट होगा लेजर में? तो अभी 54,000 रुपीज ही क्रेडिट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने टेस्ट पेपर के। सर क्वेश्चन नंबर 2 का ए आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ए पे आते हैं। इसके पहले की रिकॉर्डिंग थोड़ी बेटा गड़बड़ हो गई है, तो 1B से बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग में वीडियो ब्लर कर रहा था। ब्लर इन दैट सेंस वीडियो की जगह अटक गया था, ऑडियो सही था। इसको हम री रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2B, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। केशव लिमिटेड इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर engaged in taxable supply of goods. Keshav Limited purchased the following goods during the month of January. The following particular are provided. देखो, केशव लिमिटेड क्या है? रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, ठीक है। उसके परचेज की डिटेल्स यहाँ पे आपको दे दी गई है कि भाई साहब उसने पूरे के पूरे जनवरी महीने में क्या क्या चीजें परचेज की हैं। ये 6 पॉइंट्स उसने बता दिए हैं। अब हम आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमसे पूछा क्या गया है। तो सर अगर हम देखें तो लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, अवेलेबल बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स एज पर प्रोविजन ऑफ CGST Act 2017. You are assumed that all necessary condition for availing ITC has been complied with by केशव लिमिटेड। मतलब आपको ITC का अमाउंट निकालना है कि किस किस चीज पे ITC मिलेगा। मानते हैं कि भाई साहब केशव ने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है जो ITC के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 6 इंडिपेंडेंट केसेस हैं, आइए देखते हैं। कैपिटल गुड्स परचेस्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स देयर ऑन। सर अगर आपने ITC पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया है तो कभी भी ITC नहीं ले सकते हैं उसका, तो नो ITC, इसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हैं। सर रीजन थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो याद करो, आपको बताया हुआ है, अगर आपने के असेट आपने एक PC बिल्ड करवाया, चलो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, 1 लाख रुपए का था, इस पे GST लगा @18%, फिर GST लग के आपकी वैल्यू आ गई 18,000 रुपए। आपने लिया 1,18,000 रुपए का PC, और जब बैलेंस शीट बनी ना, तो बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स आते हैं, उस हेड के अंदर डाला आपने 1,18,000 रुपए लेस डेप्रिसिएशन @40% आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक ठीक है। तो सर अब आपने इस 1,18,000 मतलब GST कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो इस केस में आपको ITC नहीं मिलता है। और कब सर आपको ITC मिलता है? अगर यही फिगर आपने केवल और केवल यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट बनाते और सिर्फ 18,000 का आप ITC ले सकते थे, और 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए आप असेट में दिखाते, डेप्रिसिएशन @40%, आप केवल 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते, तो सर आपको इस 18,000 रुपए का ITC मिल जाता। ठीक ठीक है सर। मतलब गवर्नमेंट आपको दो बेनिफिट एक साथ नहीं देगी कि बाबू आप ITC भी ले लो ये 18,000 रुपए, और इस 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन भी ले लो। ये तो ड्यूअल बेनिफिट हो जाएगा आपको। कम आपको गवर्नमेंट सिंगल बेनिफिट तो देती नहीं है, क्या ड्यूअल बेनिफिट देगी खुद बताइए। ठीक, तो यहाँ पे 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन ले लिया गया, इसलिए नो ITC आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सर गुड्स। दूसरा पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम कवि ट्रेडर्स। कवि ट्रेडर्स, ठीक है, जो कि इनवॉइस ऑफ कवि ट्रेडर्स इज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ जनवरी। इनवॉइस हमको जनवरी में मिल गई, हम जनवरी महीने की डिटेल्स पढ़ रहे हैं, बट गुड्स वाज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ मार्च। सर ITC लेने की कंडीशन हुआ करती थी कि फर्स्ट आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि है इनवॉइस, प्लस गुड्स आपको रिसीव्ड हो जाने चाहिए, मतलब डिलीवरी हो जानी चाहिए। यहां तक कि हमने ये भी पढ़ा था, अगर इन लॉट्स माल आता है तो सर लास्ट लॉट पे ही हमको ITC मिलता है, जब लास्ट लॉट डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस तो है लेकिन गुड्स अभी आया नहीं है, तो इसलिए सर हम इसके ऊपर ITC नहीं ले पाएंगे, नो ITC। क्या सर? नो ITC आएगी। ठीक ठीक है सर जी। तीसरे पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो कार परचेज फ्रॉम मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, मतलब कार परचेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार। चलो एक बात याद रखो, याद रखो, याद रखो,
सर हाँ 17.5 हमने पढ़ा था सर ब्लॉक क्रेडिट। सर 17.5 हमने पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट। वहां पे सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, कार मोटर व्हीकल जिसको हम कहते हैं सर प्यार से, ये इस पे क्रेडिट ब्लॉक होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन याद करो, इसका एक्सेप्शन याद करते हैं तो सर अगर ये हम फर्दर डिले, फर्दर मतलब फर्दर सप्लाई के लिए अगर कार हमको आती है, फर्दर सप्लाई के लिए एज लाइक M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा के डीलर्स को, महिंद्रा एंड महिंद्रा के डीलर को अगर कार दी तो उस कार पे जीएसटी का आईटीसी मिलता है क्योंकि वो कार फर्दर सप्लाई की है। या फिर अगर वो स्मार्ट व्हील को देती है, और स्मार्ट व्हील का काम क्या है कि आपको ड्राइविंग स्कूल है, स्मार्ट व्हील एक ड्राइविंग स्कूल है, तो ड्राइविंग स्कूल वाले को भी आईटीसी मिलता है। या फिर सर वो कोई गुड्स है, सॉरी वो गुड्स व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज होने वाला है, तो भी सर उसका आईटीसी मिलता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? यस सर क्लियर। तो यहाँ पे हमने कार तो परचेज कर दी फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, आईटीसी बनता है। लेकिन अब आगे बात सुनना, लेकिन सच कार इज डिस्ट्रॉयड, वो कार डिस्ट्रॉय हो गई इन एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग यूज्ड फॉर टेस्ट ड्राइव बाय पोटेंशियल कस्टमर। जब वो कार डिस्ट्रॉय हो गई तो ये एक रूल है कि डिस्ट्रॉयड गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलता है। तो सर यहाँ पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आप लिखेंगे नो आईटीसी। सर डिस्ट्रॉयड गुड पे आईटीसी क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में जरा आप कुछ बताइए। चलो बता देते हैं। देखो गवर्नमेंट मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए का एक मटेरियल दी, ठीक, 10 लाख रुपए की आपको चलो कार दे दी, या 1 लाख रुपए का मटेरियल चार्ज, कैलकुलेशन में आसानी होती है, ठीक है। इस पे जीएसटी लगा सर 18%, आपको 18,000 रुपए जीएसटी लग गया, आपको 1,18,000 रुपए की वैल्यू मिल गई। अब आप इसको सेल करते हैं। जब आपने सेल किया तो अज्यूम करते हैं सर आपने इसको 2 लाख रुपए पे सेल किया। 2 लाख रुपए पे अगर आपने जीएसटी लगाया तो सर आप 36,000 जीएसटी लगाते हो एट द रेट 18% से। अब सर आपके पास 2,36,000 रुपए आपने कस्टमर से वैल्यू ले ली। सर जब आप जीएसटी की बात करोगे, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना गया, तो आप तो कहोगे सर 36,000 रुपए देना था, ये वाला 18,000, देखो देखो ये वाला 18,000 जो आपने परचेज के टाइम दिया है, इसका आप आईटीसी ले लोगे और आप अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को कितना रुपए दोगे, 18,000 रुपए दोगे। समझ में आ रहा है? जब आपने बाई किया था तो आपने ये टैक्स पे किया, अब आप सेल कर रहे हो तो आप 36,000 तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन आपके पॉकेट से 18,000 गया। बट इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कितना मिला, टोटल 36,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स मिला, 18,000 रुपए यहाँ वाला मिल गया और 18,000 रुपए यहाँ वाला मिल गया, ये सॉरी ये वाला नहीं, 18,000 रुपए ये वाला मिल गया जो अभी आपने दिया, और ये पहले का 18,000 रुपए, टोटल 36,000 मिल गया। तो भाई साहब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटीसी आपको दे देती है इस 18,000 रुपए पे। बट अब एक दूसरा केस हम लेते हैं। सर कौन सा केस ले रहा हो, अज्यूम करिए कि अब ये गुड्स यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय हो गया, भले आग लग गई, फायर लग गई, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या ये गुड्स आगे कहीं सोल्ड हो पाएगा? नहीं सर। तो सर क्या इससे आने वाला जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इस गुड्स के बिकने पे जो सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड नहीं, गलत है, इस गुड्स के बिकने पे, सर इस गुड्स के बिकने पे जो टैक्स रेवेन्यू आने वाला था, टैक्स गवर्नमेंट को मिलने वाला था, क्या वो अब मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। तो इस डिस्ट्रॉयड गुड्स के ऊपर, जब ये डिस्ट्रॉयड गुड्स आगे सोल्ड सोल्ड ही नहीं हो सकता है और इसके ऊपर हमको कोई भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, तो भाई साहब इसका आईटीसी भी वो नहीं देती है। इवन एक ऐसा भी रूल है कि अगर मान लीजिए आपने आईटीसी ले लिया है और बाद में ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर वैल्यूएशन रूल लिखते हैं 28 से लेकर 31 तक के, एंड वैल्यूएशन करके आईटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। ये सब रूल्स हैं, बट आपके सिलेबस को अभी हम इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, तो इसलिए बस अभी आपको इतना जानना है कि सर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ साहब जी समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं सर, गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ओन यूज के लिए हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला है जिसकी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री बनवाता है ओन यूज के लिए, तो साहब आईटीसी नहीं मिलता है, ये ब्लॉक होता है। तो सर यहाँ पे भी ओन यूज के लिए इसने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा दी है, तो नो आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ अगर ये बिल्डर होते और ये बिल्डिंग बना बना के बिल्डिंग बेचते तो बिल्डिंग इनका स्टॉक तरीके से बन जाता तो आईटीसी मिल जाता सर।
बट यहाँ पे इन चारों जगहों पे इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रकाश लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड केशव लिमिटेड टू प्रकाश लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई, बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड टू प्रकाश लिमिटेड 10,000 रुपीज का। तो सर यहाँ पे भी देखिए नो आईटीसी, क्यों? अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर भी करेंगे हम। यहाँ पे क्या हुआ है, ये है एक केशव, चलो केशव लिमिटेड, और ये प्रकाश लिमिटेड। केशव लिमिटेड ने 10,000 रुपए पे कर दिया, समझ लो 1 लाख रुपए था, 1,10,000 रुपए पेमेंट कर दिया, जिसमें 10,000 रुपए टैक्स का था। लेकिन प्रकाश जो भाई साहब सेलर थे, सेलर जी को ये टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कराते, तो 2A में रिफ्लेक्ट होके भाई साहब केशव जी आईटीसी ले पाते। लेकिन इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो केशव जी आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ठीक ठीक है सर। अब एक आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1B, जहां पे आपने कहा 54,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में विजिबल होगा। बाबू वहां पे बताया था सेल्फ असेस्ड है, सेल्फ असेस्ड टैक्स जाता है, तो ऑन कॉमन पोर्टल 54,000 दिखेगा, ये वो आंसर था। लेकिन अब क्या ये 54,000 दिखना सही है? क्या 54,000 का क्रेडिट लेना सही है? नहीं सर। तो जीएसटी में डिमांड नोटिस भी तो आती है, तो ये डिमांड नोटिस आएगी यहाँ पे। बट आपका क्वेश्चन था कि कॉमन पोर्टल पे लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कौन सा अमाउंट जाएगा? 54,000 जाएगा, जबकि 45,000 रुपए ही टैक्स का जमा हुआ था, तो ये मिसमैच हो जाएगा। इसके लिए डिमांड नोटिस वगैरह जाएगी, वो एक अलग चीज है। कायदे से तो ये 54,000 रुपए ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन पोर्टल पे उन्होंने 54,000 लिख दिया, तो 54,000 रुपए दिखेगा। ये क्वेश्चन था आपका 1B के अंदर। और यहाँ पे क्या है, उसने पूछा कि आपको आईटीसी मिलना चाहिए, तो भैया नहीं मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो अगेन मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा कि भैया उसने भले ही गलत दिखाया, 54,000 दिखाया, तो कितना कॉमन पोर्टल दिखाएगा? तो जितना भी उसने दिखाया, ये 54,000 दिखाए चाहे 54 लाख दिखाए, जितना भी दिखाया होगा कॉमन पोर्टल उतना दिखा देगा, बिकॉज सेल्फ असेस्ड है। अगर गलत ही फिगर दिखाइए तो वो भी कॉमन पोर्टल गलत फिगर दिखाएगा। बाद में मैचिंग कंसेप्ट और रिकंसिलेशन वगैरह होंगे तो आ जाएगा कि डिमांड नोटिस आ जाती है। ठीक, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, मैंने अभी आपको 17.5 में जहां बताया, मैंने बताया अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको व्हीकल लेते हैं तो सर उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक नहीं है, और यहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में इस 80,000 रुपीज पे ही आपको आईटीसी मिलेगा। सॉल्यूशन में दिखा दें क्या आपको? हाँ सर सॉल्यूशन में दिखा दो, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये गड़बड़ हो गया, रुकिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सर आइए 2A में देखते हैं, कंपुटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद केशव। बाबू थोड़ा सा हम रिपीट नहीं करेंगे, कैपिटल गुड्स के बारे में निल होगा, निल होगा क्यों होगा, सारे के सारे डिटेल्स आपको बता दी हैं। और मेरा नंबर ये 9918310384, ये आप सेव करके रख लीजिए, और मुझे आप मैसेज कर दो अपना नेम और सिटी सिर्फ, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस आपको दिख जाएंगे, स्टेटस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन में चेंज आया, आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन ऐड हुए, कोई नई अमेंडमेंट आ गई, कुछ नया रिवीजन किया आईसीआई ने, तो मैं वहां पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको समझा दिया। ये देखो प्रकाश लिमिटेड वाली बात जो यहाँ पे आ गई, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रकाश लिमिटेड, इसमें एक नया रूल आया है एक्सीड 5% का। मतलब क्या है, देखो आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है सर अनरिपोर्टेड इनवॉइसेस का क्या होगा, कुछ याद आ रहा है? मतलब मान लीजिए आपने जीएसटी के थ्रू परचेज की, आपने परचेज की एक 100 परचेजेस की आपने, ठीक है, 100 इनवॉइसेस हैं, 80 इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहे हैं, 80 इनवॉइसेस के सप्लायर ने डिटेल्स चढ़ा दी, लेकिन 20 इनवॉइस के डिटेल नहीं चढ़ी है। तो अब आपको जब क्रेडिट लेना है तो रूल क्या होता है कि 80 इनवॉइस में कितनी आपको आईटीसी दिखा रही है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए दिखा रहा है, ठीक ठीक है, और जो 20 इनवॉइस थी ना जिसका नहीं चढ़ा है, उसका 50,000 रुपए आईटीसी बनता है। ये चढ़ा ही नहीं है, जीएसटीआर 2A में आपके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। आप परचेजर हो, सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जब आपको क्रेडिट लेना होता है तो जितना रिपोर्टेड है, मतलब 2 लाख रुपए पूरा ले सकते हैं, प्लस 5% ऑफ 2 लाख रुपए लिया जाता है। ठीक ठीक है सर जी, 5% ऑफ 2 लाख रुपए क्रेडिट ले सकते हैं। इसके पहले ये 10% था, इसी बार से ये 5% हुआ है। इसके पहले 10% था, इस बार की अमेंडमेंट है, 5% हो गया है। पूरी डिटेल नहीं देंगे, पूरी डिटेल के लिए एमसीक्यू बुकलेट केस स्टडी बेस्ड जो है हमारी,
इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां से आप देख लीजिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो ये उस पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको फिर भी निल लिखना है कि आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। और ट्रक के लिए आईटीसी मिलेगा तो ओनली 80,000 रुपीज का आईटीसी आपको यहाँ मिल रहा है। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2B पे आते हैं। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 2B पढ़ लेते हैं। सर, एमएनओ लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में एमएनओ लिमिटेड ने क्या किया? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक। द consultant of MNO Limited has suggested to furnish the final return in the month of September। ठीक है सर, चलो अब अभी आप बस क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन ने कहा कि एमएनओ लिमिटेड ने आपका रजिस्ट्रेशन सॉरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर दिया है और उसको रिटर्न फाइनल रिटर्न फाइल करने के लिए सितंबर में कहा गया। सॉरी, he has advised the company that the final return need to be furnished before the due date of furnishing the return of month of September of subsequent financial year or before furnishing the annual return for the financial in which cancellation has been sought for, whichever is earlier. However, the jurisdictional authority has not passed the order to cancellation due to reason not known to MNO Limited. Whether the advice given by the consultant of MNO Limited is correct, examine। तो देखो, पहली बात, ये जो यहां से यहां तक की लिमिट लिखी है ना कि सितंबर के पहले पहले एंड ऑल दैट, ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है? जी हाँ, ऐसी कोई भी लिमिट होती ही नहीं है। देखो, जब भी एक इंसान रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, कैंसिलेशन करना चाहता है रजिस्ट्रेशन का, तो वो क्या कहता है? वो आपको एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किसको देगा? जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि भैया भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट चेक तो करेगा कि भाई ये क्यों कैंसिल करवा रहा है, इसके कुछ ड्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब चीजें होती है। तो क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको अप्रूव भी करता है कि ठीक है भाई, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है कि आपने एप्लीकेशन कर दिया तो कैंसिलेशन हो गया। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके कैंसिलेशन को एक्सेप्ट भी तो करे और अप्रूव करे कि ठीक है आप कैंसिलेशन कर लीजिए। जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, कैंसल्ड होता है, जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो एक फाइनल रिटर्न दी जाती है। सर फाइनल रिटर्न दी जाती है? हाँ। देखो, मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021, अब इस साल के लिए जो रिटर्न जाएगी उसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। पहले तो ये समझिए, वो फाइनल रिटर्न नहीं है, वो एनुअल रिटर्न है। लेकिन फाइनल रिटर्न सिर्फ एक ही बार जाती है जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, और इसका टाइम होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अंदर जाती है। और 3 मंथ्स कहां से सर? जब से आपको ऑर्डर मिला, जब से आपको ऑर्डर मिला वो डेट, या तो फिर जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है विच एवर इज लेटर, वो वहां से सर 3 महीने के अंदर अंदर जाती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने डिटेल्स दी है वो पूरी गलत दी हुई है। जो भी एडवाइस दी गई है वो बिल्कुल गलत दी गई है। पहली बात तो ये सितंबर वाली कोई डेट होती ही नहीं है, और दूसरी बात, अभी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन जो है वो अप्रूव कहाँ हुआ है? डिपार्टमेंट ने कहाँ अप्रूव कर दिया, कहाँ आपका कैंसिलेशन हो गया जो आप फाइनल रिटर्न देंगे? तो साहब आप फाइनल रिटर्न अभी दे ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप फाइनल रिटर्न अभी दे ही नहीं सकते हैं। आइए क्वेश्चन में भी देख लेते हैं क्या हुआ, फाइनल रिटर्न दे दी गई है क्या? आइए क्वेश्चन में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B को देखते हैं। सर फाइनल रिटर्न आप दे ही नहीं सकते हैं। नो, द एडवाइस ऑफ कंसल्टेंट इज नॉट करेक्ट। जी हाँ, आपको ये बात पता थी कि एडवाइस जो है कंसल्टेंट की करेक्ट नहीं है। इन टर्म ऑफ सेक्शन 45 रीड विथ रूल 81, every registered person who is required to furnish GSTR 3B and whose registration has been cancelled, जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन जो 3B फाइल करता था उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, whose registration has been cancelled, सॉरी, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, is required to file final return within 3 months of the date of cancellation on the date of the order of cancellation whichever is later। जिसका कैंसिल हो चुका है भाई वो फाइनल रिटर्न देगा। तो अभी इस केस में जो केस हमने पढ़ा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ नहीं था, आपने बस अप्लाई किया था, तो फाइनल रिटर्न की बात नहीं आती। अब फाइनल रिटर्न की जो डेट लिखी है देखिए, 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। मान लीजिए 1 मई की डेट है, 1 मई को आपने एप्लीकेशन किया
और आपको ऑर्डर आया 30 ऑफ मे को कि भैया 30 मई को ऑर्डर आता है कि 1 मई से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाता है, तो 30 मई से लेके अगले 3 मंथ तक का आपको टाइम है। लेकिन मान लीजिए आपका ऑर्डर आता है 30 मई को कि भैया 15 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, तो 15 अगस्त से 3 महीने का टाइम मिलेगा। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, बोलो प्यार से, विच एवर इज लेटर। ठीक है, इन द गिवन केस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज नॉट बीन कैंसल, यहाँ पे अभी कैंसिल हुआ ही नहीं है, therefore requirement of filing annual return will arise only when the registration of company gets cancelled, जब रजिस्ट्रेशन कंपनी का कैंसिल हो जाता तो ये लाइबिलिटी आती, अभी कोई लाइबिलिटी ऐसी नहीं आएगी। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर जी क्लियर हो गया है। और दूसरी बात नालायकों, ये लेटर 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 तो आपको याद रखना ही है। ये लेटर लिखा है, देखो ठीक से देखो, सभी लोग देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे अब ये लेटर है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेटर। देख लो, देख लो भाई, देख लो। हर जगह आप लोग को अर्लियर पढ़ पढ़ के आदत हो जाती है, 3 मंथ अर्लियर, लेकिन कॉशन, आंखें खोलो अपनी, जागो मोहन प्यारे, यहाँ लेटर लिखा है। क्या लिखा है, लेटर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन पूछा है एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग के बारे में। ये एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको इग्नोर किया है अभी तक, तो अब आप इसको देख के राइट करेंगे। ये आपकी लाइबिलिटी देख के राइट करेंगे। मेनली ये इनवॉइस, फेक इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग जो है एलिमिनेट करने के लिए फेक इनवॉइस को आया था। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसके एडवांटेजेस और ई इनवॉइसिंग कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको रफ मतलब पढ़ लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, इसलिए इग्नोर कर देते हैं बच्चे की। थ्योरी पोर्शन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ राइट करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आई? सर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन 3B पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3B पढ़ते हैं। देखिए आगे आपका व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग, वहां से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B पढ़ते हैं। देखो, हाईटेक लिमिटेड इज लोकेटेड इन इंडिया एंड होल्ड 51% ऑफ द शेयर ऑफ रिचर्ड लिमिटेड, अ यूएसए बेस्ड कंपनी। मतलब क्या है, ये रहा आपका इंडिया, जहां पे आपका हाईटेक लिमिटेड है, और ये आपका एक यूएसए है। यूएसए में आपकी कौन सी कंपनी है, रिचर्ड, रिचर्ड लिमिटेड। ठीक, ठीक है सर। एक बात है, हाईटेक ना इसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, तो सर इसका मतलब ये एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई है। क्या हो गई है, एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई है, याद रखना, एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई है। ठीक है सर। रिचर्ड लिमिटेड प्रोवाइड बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू हाईटेक लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। सर ये क्या करा, रिचर्ड जो है मतलब बाहर की कंपनी, भारत की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो सर आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा। अपनी ही हम एसोसिएट इंटरप्राइज से अगर सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है तो हम जीएसटी पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? अपनी ही एसोसिएट इंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है तो हम आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेंगे। हाँ सर, तो टैक्स पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सर तो इसके लिए रूल होता है सर, जब हम अपनी ही एसोसिएट इंटरप्राइज से, देखो अगर हम अपनी ही एसोसिएट इंटरप्राइज से जब सर्विसेज लेते हैं तो उसके लिए टीओएस क्या आता है, पहले हम सर उसके चेक करते हैं कि फर्स्ट बुक एंट्री की डेट, बुक एंट्री की डेट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट्स, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट सर। और दूसरा हम चेक करते हैं पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट। इन दोनों में जो अर्लियर आ जाती है वही मेरी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो सर इस केस में अगर हम देखें तो एग्रीड कंसिडरेशन आपका $1,00,000 है। ओके, डेट ऑन विच सर्विस आर प्रोवाइडेड टू रिचर्ड लिमिटेड। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब हम कर रहे हैं अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज से, तो टीओएस निकालने के लिए ये एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं देखेंगे कि कब सर्विस दी गई या इनवॉइस कब इशू हुई, इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे डेट ऑफ डेबिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड, मतलब इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट कब बुक एंट्री की गई, तो सर वो 30 सितंबर को की गई है। और जो डेट ऑफ पेमेंट इज मेड टू हाईटेक लिमिटेड, मेड बाय हाईटेक लिमिटेड, हाँ मेड बाय हाईटेक लिमिटेड, जो 31 दिसंबर को किया गया, विच एवर इज अर्लियर मेरा टीओएस होगा। सर मेरा टीओएस आ गया 30 सितंबर। क्या आ गया सर मेरा टीओएस, 30 सितंबर। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है कि इनवॉइस की डेट देख के आप काम कर लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए सर सॉल्यूशन पढ़ा देते हैं आपको, सॉल्यूशन भी पढ़ा देते हैं सर आपको। देखिए देखो बच्चों, देखो आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाएं सॉल्यूशन हम 3B का। लीगल प्रोविजन क्या कहता है, इन केस ऑफ एसोसिएट इंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस कहाँ था, यूएसए के अंदर था। आउटसाइड इंडिया आता है यूएसए, यूएसए भारत के बाहर है कि भारत के अंदर है,
बाहर है सर, ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां से पढ़िए, डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, सॉरी ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के बुक्स में, जो हमारे केस में हाईटेक लिमिटेड है, मतलब इंडिया वाला अपनी बुक में कब एंट्री करता है, और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे सर सितंबर की डेट आके आई थी, ठीक है। तो डिस्कशन अगर हम किए तो हाईटेक होल्ड किया 51% इन रिचर्ड लिमिटेड, हाईटेक लिमिटेड एंड रिचर्ड लिमिटेड विल बी एसोसिएट इंटरप्राइजेस एज पर सेक्शन 92A ऑफ आईटी एक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला, डेट ऑफ डेबिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पर्सन रिसीविंग सर्विस इज 30th ऑफ सितंबर था, 30 सितंबर को बुक में एंट्री हुई थी और 23 दिसंबर को पेमेंट हुआ था। तो विच एवर इज अर्लियर कौन है, सितंबर पहले आता है कि दिसंबर, सितंबर सर, तो 30 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि वो टाइम ऑफ सप्लाई पे ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है, 30 सितंबर हो जाएगा। अब कुछ नालायक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पे कंफ्यूज न हो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का क्या मतलब होता है, कब टैक्स लगेगा, तो सर टैक्स लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई होगा तभी तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ही बताना था। क्लियर, क्लियर है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3C पे आते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3C क्या कहता है, 3C आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मिस्टर पीयूष इंटरप्राइजेस हैज इफेक्टेड फॉलोइंग सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कुछ सप्लाईज की हैं। You are required to determine whether he is required to obtain registration under GST law। सर महाराष्ट्र के अंदर ये क्या कर रहे हैं, सप्लाईज कुछ कर रहे हैं, तो इनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है कि नहीं है, ये समझना है। सर रजिस्ट्रेशन के मामले में हमने कुछ चीजें देखी थी, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली सर अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की क्या नीड है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर देता है, 1 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई कर लेता है, तो सर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है यहाँ पे, अगर गुड्स की 1 रुपए की भी सप्लाई कर देता है इंटर स्टेट, सर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अदर केसेस में यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट आता है, थ्रेशोल्ड लिमिट आता है, जो सर आपको याद होगा MMTN, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए 10 लाख 20 लाख वाला रहता है, अदर स्टेट के लिए कहीं कहीं 20 लाख रुपए लिमिट है, और गुड्स स्पेसिफिक के लिए, गुड्स स्पेसिफिक के लिए कि अगर कोई ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर केवल और केवल गुड्स, स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं सही है, एक्सक्लूडिंग ऑफ एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव गुड्स में अगर कोई डील करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में कोई ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके लिए हायर लिमिट 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन से छुट्टी मिल जाती है, 40 लाख तक का वो थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकता है, और इसके साथ वेरियस कंडीशंस भी। आपको ये बात याद होगी, हाँ। तो सर ये 40 लाख कैसे देखते हैं, सर हम कभी भी निकालते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, उससे पता चलता है थ्रेशोल्ड लिमिट। और एक बात आपको याद होगी, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय एक्सक्लूड क्या किया जाता है, टैक्स अमाउंट को, टैक्स अमाउंट अंडर दिस लॉ, अंडर जीएसटी लॉ, ठीक। बट सर इंक्लूड होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आप करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड किया जाता है, याद रखिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होती है, कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है सर, आरसीएम वाली सप्लाई भी इसके अंदर नहीं आती, एग्रीगेट टर्नओवर। और सर ये पैन इंडिया बेसिस पे देखा जाता है। ये छोटी मोटी बातें हमने आपको बता दी, छोटी मोटी बातें हमने आपको बता दी। अब आइए यहाँ पढ़ते हैं, ये देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय फैमिली। सर ये लैंड बाय फैमिली ही चल रही है, तो मतलब सर ये क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो सर ये वाली सप्लाई जो इनकी 18 लाख रुपए की है, यहाँ पे देखिए आपके में भी अगर 18 लाख लिखा हो तो 18 लाख ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा जीरो होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 18 लाख रुपए की आपकी सप्लाई, क्या एग्रीगेट टर्नओवर, ये आपकी क्या हो गई, सॉरी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, क्या है, एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल है, ठीक। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर होली एग्जेम्प्ट, सर ये 7.5 लाख रुपए, ये भी आपकी नॉट टैक्सेबल सप्लाई आ गई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल विद जीएसटी एट द रेट 12%, मतलब आपकी टैक्सेबल सप्लाई आ गई आपकी 13,50,000 रुपए। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर आपका कितना आता है, एग्रीगेट टर्नओवर सर आपका आ गया 39 लाख रुपए। ये महाराष्ट्र में डील करते हैं, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स स्पेसिफिक है, कहीं सर्विस की बात नहीं हुई, तो महाराष्ट्र को 40 लाख का हायर थ्रेशोल्ड मिला हुआ है,
सर तो थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है। दूसरी बात को अगर हम सर समझे यहाँ पे, अगर इन्होंने कहीं इंटर स्टेट की जगह कोई भी एक इंटर स्टेट सप्लाई कर दी होती ना, भले वो रुपए एक की क्यों ना होती, तो इनका थ्रेशोल्ड वहीं लैप्स कर जाता, वहीं पे थ्रेशोल्ड लैप्स कर जाता और इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाता है। ठीक ठीक है सर, तो इसका भी सॉल्यूशन पढ़ा दीजिए सर। आइए सर, इसका सॉल्यूशन आ गया सर, यहाँ पे देखिए कंपुटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो सर इंटर स्टेट जो गया 18 लाख रुपए ये भी आएगा, 7.5 लाख रुपए नॉट होली एग्जेम्प्ट वाला भी आएगा, और इंटर स्टेट जो चार्जेबल ऑफ गुड्स था 13,50,000 ये भी आएगा, 39 लाख रुपए इनका थ्रेशोल्ड है। तो सिंस मिशर्स पीयूष इंटरप्राइज एक्सक्लूसिवली engage in supply of goods, therefore threshold limit will be 40 lakh and he will not be liable to register। सर लिमिट ही 40 लाख की थी, आप तो थ्रेशोल्ड एंजॉय करो मजे से। He is not covered under section 23, he is not exclusively engaged in agriculture produce or exempt supply। मतलब यार एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में भी अगर होते तो भी टैक्स इनको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं पड़ती, लेकिन ये टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, ये वाली टैक्सेबल है, तो ये 23 के अंदर नहीं आएंगे जिसमें ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट होगा। बाकी ये सर नोट्स हमने लिखे हुए हैं, क्या नोट्स है कि पहली बात ये वाला 12% टैक्सेबल सप्लाई है, ये वाला जीएसटी की वैल्यू में इंक्लूड होगा, और सर ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसलिए 40 लाख रुपए का हायर थ्रेशोल्ड ये एंजॉय करेंगे। ये एक छोटी सी बात हमने लिखी है यहाँ पे नोट्स के अंदर। तो आई गेस ये वाला पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा, एंड स्टूडेंट्स बहुत पढ़ रहे हैं इस समय। जीएसटी का ये वाला आपका लास्ट टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट नंबर 5 के अंदर देखो, कुछ बच्चे टेस्ट नंबर 5 हमसे चेक भी करवा रहे हैं, और उन्होंने उसके मतलब 199 का स्मॉल अमाउंट है, वो लोग अपना प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं। टेस्ट नंबर 5 में सारे के सारे अमेंडेड, लगभग अमेंडेड प्लस न्यू क्वेश्चन, एमटीपी और आरटीपी, रीसेंट आरटीपी तक के क्वेश्चन लगे हैं, बिकॉज रीसेंट पेपर बन रहा है आपका एकदम। तो टेस्ट नंबर 5 प्रिपेयर करके आराम से 2 से 5 एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके आप देना, जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्रिपरेशन में कहीं लैक हो रहे हैं तो कहाँ लैक हो रहे हैं, और क्या आपको एडिशनल इसमें बेनिफिट दिया जाए मेरे साइड से। इवन इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल करके भी आपकी गलतियां बता पाएं। अगर अभी तक इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो रही हो तो अभ्यास रिज्वाइन कर लेना, लेकिन अपने अटेम्प्ट को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज मत होने दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।